going to start the principles of management, which we had already covered 8 principles in the last video. हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें हमने देखा कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसके लिए हमने एक एक्रोनिम का यूज किया था, दैट वाज DADUCUSSROIC टू रिमेंबर द 14 principles given by Henry Fayol. And we are done with the division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration to personal, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होती है कम्युनिकेशन की, अथॉरिटी की एक चेन होती है जो टॉप से बॉटम तक चलती है और उस चेन को सभी को फॉलो करना होता है. आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो ए इज द मैनेजर और ए हैव टू अथॉरिटीज. एक तरफ इसके जो चेन है उसमें बी सी डी नाम के एम्प्लॉइज हैं और दूसरी तरफ जो चेन है उसमें ई एफ जी नाम के एम्प्लॉइज हैं. सपोज कीजिए डी को जी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो स्केलर चेन के प्रिंसिपल के हिसाब से डी अपनी बात पहले सी को बताएगा, सी अपने सुपीरियर को बताएगा बी को, फिर बी ए को बताएगा, फिर वो बात ए से ई तक आएगी, ई से एफ तक आएगी और एफ से जी तक आएगी. तो ये स्केलर चेन है कि कम्युनिकेशन की, अथॉरिटी की एक ऑफिशियल चेन है और सभी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो करना है. बट देयर इज अ ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है? गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक इज द शॉर्टर रूट and has been provided so that the communication is not delayed in an emergency. सपोज कीजिए कभी हमें हरी में है, हमें बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने की जरूरत है डी को जी के साथ, तो अगर ये पूरे इस स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी डिले. तो उस डिले से बचने के लिए समटाइम गैंग प्लैंक का यूज किया जा सकता है इमरजेंसी के पीरियड में. स्केलर चेन का जो एक्सेप्शन है दैट इज गैंग प्लैंक. ये जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल दिया था हेनरी फ्योल ने, इनके पीछे इनका मोटिव था कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई गैप ना आए कम्युनिकेशन में, तो इसलिए ये वाला जो प्रिंसिपल था दिया गया था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज ऑर्डर. ऑर्डर का प्रिंसिपल ये बोलता है देयर शुड बी एवरीथिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग ऑफ एवरीवन इन इट्स ओन प्लेस. कहने का मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर चीज को अरेंज करके रखना है, हर एक इंडिविजुअल के लिए पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, हर एक आइटम, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक चीज के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, हर किसी को बहुत अच्छे से अरेंज करके इन अ सीक्वेंस, इन एन ऑर्डर रखना चाहिए. देयर शुड बी फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विच विल लीड टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. ये बोला गया था किसके प्रिंसिपल में? ऑर्डर के प्रिंसिपल में. आप इसका एग्जांपल अपने स्कूल में भी ले सकते हैं. स्कूल में जो होता है, बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, चॉक्स आर in a particular place. चौक के रखने की एक पर्टिकुलर जगह होती है, समटाइम इट इज केप्ट इन अ लाइब्रेरी और समवेयर एल्स. पर्टिकुलर एक प्लेस होता है, टीचर्स के रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए स्टाफ रूम होता है. तो दिस इज ऑर्डर का प्रिंसिपल विच इज बीइंग फॉलोड. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा दैट इज इक्विटी का प्रिंसिपल. इक्विटी का प्रिंसिपल ये एम्फेसिस करता है कि जो काइंडलीनेस एंड जस्टिस होना चाहिए इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर. यानी अपने मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अपने वर्कर्स के लिए बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं करना चाहिए. ही शुड बिहेव देम इन अ फेयर मैनर. गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज. देयर शुड बी फेयरनेस from the management side. There should be fairness towards the employees, towards the workers as much as possible. इससे क्या होगा? आपके जो वर्कर्स होंगे वो बहुत लॉयल होंगे और वो डिवोशन के साथ काम करेंगे. Then move to the next principle that is stability of tenure of the personnel. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. टेन्योर का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन. इस प्रिंसिपल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे. जो टाइम ड्यूरेशन होता है एक एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो हमेशा मैनेजमेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो बहुत लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करे. ऐसा ना हो कि वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद ही वो जस्ट क्विट कर दे आपके ऑर्गेनाइजेशन. दिस शुड नॉट बी द केस. ऐसा नहीं होना चाहिए. यानी कि जो आपके एम्प्लॉय टर्नओवर का जो रेट होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ये हेनरी फ्योल ने बोला कि अगर एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहा है तो यू are required to retain him for long in an organization so that employee turnover can be minimized. इससे हमारा ना रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग का खर्चा भी क्या होता है? कम हो जाता है. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का जो प्रिंसिपल है, बेसिकली इनिशिएटिव मीन्स क्या? सेल्फ मोटिवेशन.
Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement within the prescribed limit of authority. यानी हमारे वर्कर्स में हमें सेल्फ मोटिवेशन लेके आना है ताकि वो हर एक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली जो भी एक्टिविटीज है उनमें खुद से एनकरेजमेंट के साथ खुद से पार्टिसिपेट करें और उनके लिए और वो हमारे लिए प्लान्स बनाए, वो अपने अंदर जो भी उनके पास जो भी सजेशंस हैं, जो भी उनके अंदर इनिशिएटिव है, वो उनको शेयर करें ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और इसके लिए हमें जो क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पे रिवॉर्ड्स की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट इनिशिएटिव कैन बी एनकरेज्ड। Then the last principle given by the Henry Fayol is aspirate the corps. In other words, you can say union is strength. Union is strength means management should promote a team spirit of unity and harmony among employees. As we all know, management is a group activity. No individual can achieve the goals of the management. So, there should be unity. Unity किसके बीच में होनी चाहिए? Employees के बीच में और management के बीच में unity और team spirit वाली बात होनी चाहिए, तभी वो organization के goal को achieve कर पाएंगे। ठीक है, so we are done with the principles given by the Henry Fayol. Now move to the principles of the scientific management which is given by the F.W. Taylor. F.W. Taylor का पूरा नाम था Frederick Winslow Taylor. He is known as the father of the scientific management. He is American mechanical engineer. ध्यान रखेंगे, Henry Fayol was French mining engineer and F.W. Taylor is the American mechanical engineer. This can be an MCQ. And the book जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी बोला जाता है। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ चीप एंड बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल दिए थे हमारे F.W. टेलर ने, जो प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि भाई एक जो बंदा हमारे पास काम कर रहा है हमें उससे ये काम करवाना है, उन्हें एग्जैक्ट पता है ये, और उन्हें ये भी पता है कि अगर वो काम हम इनसे करवा रहे हैं तो हम किस तरीके से उसको इससे ये काम करवाएं ताकि हमारा जो काम भी हो जाए और बहुत ही कम खर्चे में हमारा काम हो जाए। तो ये मोटिव था हमारे F.W. टेलर का, जो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे उनके पीछे। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो है 4, ठीक है। 4 principles are there, that is science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. The very first principle is the science not rule of thumb. इस प्रिंसिपल में हमारे टेलर ने बोला, F.W. टेलर ने बोला, टेलर को विश्वास था कि हर एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड। एक ही बेस्ट तरीका होता है किसी भी काम को करने का और हमें उसको ही अडॉप्ट करना चाहिए और उसी का यूज करके हमें काम करना चाहिए। हमें जो रूल ऑफ थंब और जो एनालिसिस सब्स्टिट्यूट वाले जो मेथड है, सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा ये रूल ऑफ थंब का, और जो एनालिसिस करना पड़ेगा और स्टडी के बेस पर जो है हमें हर एक काम को करने का एक बेस्ट मेथड चुनना पड़ेगा। जो पहला प्रिंसिपल हमारे F.W. टेलर ने दिया, उन्होंने अपने प्रिंसिपल में यही बोला कि हमें ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल बेसिस चल रहा है, नहीं, हमें हर काम को करने का सिर्फ एक बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है, बेस्ट मेथड ढूंढना है और हमें काम को उसी तरीके से करना है, सो दैट इट कैन बी कंप्लीटेड इन अ चीपेस्ट वे। Second principle given by that F.W. Taylor said that harmony not discord. Harmony not discord, this is very common. ये जो एस्पिरेट द कॉर्प्स की तरह है ये कहीं ना कहीं, कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, दे शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते, ये बात उन लोगों को समझनी होगी, और देयर शुड बी हार्मनी अमंग देम। Then the next principle given by Henry Fayol was cooperation not individualism. Cooperation not individualism का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो हमारे लेबर है और जो हमारे मैनेजमेंट है इनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। दे शुड नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, एक दूसरे के ऊपर इन्हें एफर्ट नहीं डालने हैं, खुद के ऊपर इन्हें एफर्ट नहीं डालने, एक दूसरे के लिए इन्हें काम करना है। और इसमें जो हमारा जो प्रिंसिपल है इसमें इन्होंने एम्फेसिस किया था कोऑपरेशन के ऊपर, एम्फेसिस किया था कंपटीशन के बजाय। उन्होंने बोला कि कंपटीशन को हटाइए और कोऑपरेशन से काम कीजिए और एक दूसरे की वैल्यू को रियलाइज कीजिए। एंड द लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द F.W. टेलर, इन्होंने इस प्रिंसिपल में ये बोला कि देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनल। हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को हमें ट्रेनिंग देनी है, उसको साइंटिफिक स्किल्स को उसके डेवलप करना है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके किसी भी काम को करने के लिए। सो दीज वर द 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द F.W. टेलर। इसके अलावा इन्होंने
टेक्निक्स भी दी थी FW टेलर ने, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Very first principle was scientific science, not rule of thumb, harmony, not discord, cooperation, not individualism.